प्रीवियस डे हम लोगों ने स्टडी किया था कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर एंड ईएमएफ इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफार्मर ईएमएफ इक्वेशन, और उसको स्टडी कर लिया था। ओके, तो नेक्स्ट तो वर्किंग प्रिंसिपल मिल गया है। अभी हम उससे एनर्जी कंजर्वेशन नहीं करवा रहे हैं ट्रांसफार्मर से, तो लेटेस्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नो लोड पे ट्रांसफार्मर जब होगा तो व्हाट इज़ द करेक्टरिस्टिक्स एंड व्हाट आर द पैरामीटर्स। ठीक है, तो उसकी स्टडी करते हैं। तो ट्रांसफार्मर एट नो लोड, नेक्स्ट टॉपिक इज़ द ट्रांसफार्मर at no load. That's mean this one is a transformer और इस ट्रांसफार्मर के ऊपर अभी कोई लोड नहीं है। The primary is excited by the source and source magnitude is given by the V1, and EMF induced in the primary winding is given by the E1, and the no load current is given by the I0, and same as this one is a second coil, secondary of the transformer. This one is at no load, that means the load is opened one. तो ट्रांसफार्मर जब आपका नो लोड पे होगा तो हाउ मच इज़ द फ्लक्स। तो आपने कल ईएमएफ इक्वेशन डिराइव किया था कि E1 इज़ गिवन बाय द 4.44 F5M N1, दैट्स इन 5M इज़ गिवन बाय E1 अपॉन 4.44 F(N1). तो फ्रॉम दिस इक्वेशन ये अंडरस्टूड हो गया कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्स, जो फ्लक्स का मैग्नीट्यूड है, दिस वन इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द वोल्टेज मैग्नीट्यूड, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। ठीक है, तो रिमेंबर द पॉइंट अगेन फ्रॉम द इक्वेशन, it is clear that the mutual flux in the transformer is dependent on the voltage magnitude of the transformer, its frequency and the number of turns in the winding, and this magnitude of the flux also used in the same energy conservative devices। जैसे आप इंडक्शन मोटर में पढ़ोगे वहाँ भी आपको यही मिलेगा, द सेम फॉर्मूला एंड सेम पैटर्न यूज इन द इंडक्शन मोटर्स, वहाँ भी यही आपको यूज़ करना है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्स इन द ट्रांसफार्मर, द म्यूचुअल फ्लक्स इन द ट्रांसफार्मर बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द सप्लाई वोल्टेज। वाई सप्लाई वोल्टेज? बिकॉज अगर हम ट्रांसफार्मर को आइडियल मान लें, द ट्रांसफार्मर इज द आइडियल वन, तो E1 इज बेसिकली जस्ट नियर इक्वल टू द V1। ओके, तो अगर हम लोग इसका फेजर से भी देखेंगे तो फेजर से भी हम लोगों को दिखाई देगा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्स depends upon the applied voltage of the induced voltage of the transformer, and अगर आपका ट्रांसफार्मर आइडियल है then the induced voltage nearly equal to the applied voltage। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर में फ्लक्स होगा वह फ्लक्स, द म्यूचुअल फ्लक्स depends upon the applied voltage
because V1 is nearly equal to the E1, its frequency and the number of turns in the binding. तो फ्रॉम द इक्वेशन इट इज़ क्लियर दैट कि जितना आप हाई रेटिंग का ट्रांसफॉर्म पढ़ते जाओगे वैसे वैसे उसका जो फ्लक्स डेंसिटी है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि द ऑपरेटिंग फ्लक्स डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज. तो लोअर वोल्टेज के जो ट्रांसफॉर्मर होंगे उनकी फ्लक्स डेंसिटी कम होगी, और जैसे जैसे आप पावर ट्रांसफॉर्मर एंड हाई वोल्टेज के ट्रांसफॉर्मर पढ़ोगे उसकी फ्लक्स डेंसिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी. ओके एंड यहाँ पे एजम्पशंस लिया गया है कि ट्रांसफॉर्मर इज़ आइडियल वन, और आइडियल है तो उसमें जो लीकेज रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस ड्रॉप है इसको नेगलेक्ट किया गया है, तभी जाके V1 इज़ नियरली इक्वल टू द E1 हो पाएगा. ठीक है, और अगर ऐसा आपने नहीं माना है कि ट्रांसफॉर्मर हमारा आइडियल नहीं है, प्रैक्टिकल है, तो phi m इज़ प्रोपोर्शनल टू द E1, दैट्स मीन इज़ द व्हाट इज़ द EMF इंड्यूस इन द बाइंडिंग्स, उसी के वो प्रोपोर्शनल होगा. ओके तो फाइनली हम लोग कहेंगे द कोर फ्लक्स इज फिक्स्ड बाय द अप्लाइड वोल्टेज. ठीक है, एंड हाउ मच इज द एक्साइटिंग करंट, दैट्स मीन इज हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ द करंट. करंट इज डिटरमाइंड बाय द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कोर. आई नॉट दैट्स मीन मैग्नेटाइजिंग करंट या एक्साइटिंग करंट, दिस वन इज डिटरमाइंड by the magnetic properties of the core. Magnetic properties, that means what is the permeability of the material, what is the hysteresis component, what is the eddy current component, that means resistivity of the material. तो इन सब पे डिपेंडेंट होगा कि एक्साइटिंग करंट का मान कितना होगा. क्लियर. एंड द एक्साइटिंग करंट दैट मीन इज द I नॉट, दिस वन इज एडजस्टेड बाय द MMF. ठीक है, तो कितना आपको फ्लक्स चाहिए, दिस वन इज एडजस्टेड बाय द MMF. ओके एनी कंफ्यूजन? और अगर आपने यहाँ पे आयरन प्रॉपर्टी यूज़ किया, आयरन यूज़ किया है, तो जो आपकी एक्साइटिंग करंट होगा इसकी जो वेव फॉर्म होगा दिस में डिफरेंट फ्रॉम द फ्लक्स ये डिफरेंट होगा इफ़ दे आर द नॉन लीनियर मैग्नेटिक मटेरियल. और अगर लीनियर मैग्नेटिक मटेरियल है तो फ्लक्स एंड एक्साइटिंग करंट दोनों का वेव फॉर्म सेम होगा. ओके एनी डाउट? एंड एक्साइटिंग करंट जो आपका होगा इसमें बहुत सारे कंपोनेंट हार्मोनिक्स के होंगे. दिस वन इज एनालाइज बाय द फूरियर सीरीज से आप इसको एनालाइज कर पाओगे. एंड देयर इज़ नो एनी सिंपल मेथड टू एनालाइज द एक्साइटिंग करंट या नो लोड करंट. ओके नाउ हम लोग चलते हैं, प्लॉट करते हैं नो लोड कंडीशन पे ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम. तो फेजर डायग्राम देखें, अगर हम इसी सर्किट का जो अभी हम स्टडी कर रहे हैं कि ट्रांसफार्मर एट नो लोड पे है, और इसका अगर हम फेजर ड्रॉ करें तो अकॉर्डिंग टू द रिमेंबर द पॉइंट अगेन प्रीवियस चैप्टर का, कि जो EMF इंड्यूस होगा E1 अपोजेज द V1. दैट्स मीन अगर हम इलेक्ट्रिकल में बात करें, देयर इज अ 180 एंगल फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द E1 एंड V1 along with the phasor angle between E1 EMF induced and the phi m, and already study किया this one again 90 amps and E1 lag 90 amps from the flux. तो फेजर डायग्राम में सबसे पहली बात ये आती है, हम उस पैरामीटर, उस क्वांटिटीज़ को हम लोग यहाँ पे रेफरेंस लेते हैं जो सिस्टम में कॉमन हो. तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी में कॉमन
कॉमन पैरामीटर जो है वो म्यूचुअल फ्लक्स है, देयरफॉर हम यहाँ फाई एम को रेफरेंस लेंगे। तो फाई एम को अगर हम रेफरेंस ले रहे हैं तो अंडरस्टूड हो गया कि E1 लैग 90 अंश फ्रॉम द फाई एम, ओके, फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। कल हमने इसकी स्टडी की थी कि फाई एम से E1 90 अंश लैग करेगा एंड E1 से आपका V1 180 अंश का फेज एंगल डिस्प्लेसमेंट होगा। एनी डाउट? एंड लेटस मान लिया हम लोगों ने नो लोड करंट आई नॉट है एंड आई नॉट का मैग्नीट्यूड इज़ डिपेंडेंट ऑन द आपने किस तरह से ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन किया है, उसमें उसके पैरामीटर कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग आई नॉट की वैल्यू डिपेंडेंट होगी। एंड दिस वन इज़ अ नो लोड पावर फैक्टर एंगल and this one is a alpha, and alpha is known as the hysteresis angle. तो I naught come on and alpha जो हिस्टेरिसिस एंगल है, दिस वन इज डिफाइंड बाय द टाइप ऑफ मटेरियल यूज फॉर द मैग्नेटिक कोर। और उसका जब तक हम लोग BS कर्व नहीं ड्रॉ करेंगे तब तक ये हमें कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो BS कर्व जब हमारे पास अवेलेबल हो जाता है, जिस कंपनी से हम ट्रांसफॉर्मर परचेज करते हैं, प्रिक्योर करते हैं, उस पर्टिकुलर कंपनी का जो मैन्युफैक्चरर होता है वो BS कर्व उस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मर के कोर का हम लोगों को करैक्टरिस्टिक भेजता है। एंड BS कर्व आपने पढ़ा होगा कि BS कर्व रिप्रेजेंट्स द हाउ मच इज द B lag from H, and H is proportional to the I and B is proportional to the phi। तो phi और I के बीच का अगर हमें एंगल मिल गया, हिस्टेरिसिस एंगल मिल गया, ठीक है, तो ऑब्वियसली है हम पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर का I नॉट दिस वन इज प्रोपोर्शनल टू द H हो जाएगा एंड फाई प्रोपोर्शनल टू द B हो जाएगा। तो ये हिस्टेरिसिस एंगल अंडरस्टूड हो जाएगा, मिल जाएगा। और ये कंपनी प्रोवाइड करेगी जिस कंपनी से आप खरीदोगे, और जितने भी अच्छे ट्रांसफार्मर हो उनमें हिस्टेरिसिस एंगल का मान कम से कम हो, 3 अंश हो, 5 अंश हो। बट अगर आइडियल मान रहे हैं तो 0 होना चाहिए। अभी इसमें आइडियल अभी हम लेंगे, अभी आइडियल का नाम नहीं लिया हमने, ये प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ हम 3 अंश 5 अंश ले रहे हैं क्योंकि कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती है। एज्यूम किया जा सकता है कि ये ट्रांसफार्मर आइडियल है या मोटर आइडियल है, लेकिन आइडियल कोई नहीं है। वहाँ पर अगर आपने मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ किया है, चाहे जितना आपने लेमिनेशन यूज़ किया हो, चाहे जिस तरीके का आपने CRGO यूज़ किया हो, तो हिस्टेरिसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस वहाँ पे होना ही होना है। देयरफॉर वो प्रैक्टिकल है, अगर लॉसी है तो प्रैक्टिकल है। तो अल्फ़ा का मैग्नीट्यूड देगा कंपनी, उसके साथ साथ वो कंपनी बताएगा कि ये कंपनी का प्रोबेबिलिटी कितनी है, रिलेटिव प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसके साथ साथ बताएगा व्हाट इज़ द मैक्सिमम BM या मैक्सिमम फाई एम इसका कितना होगा। ये सब BS कर्व से वो कैलकुलेट करके देगा। ओके, तो कंपनी प्रोवाइड करती है, या आप अगर कोई कोर यूज़ कर रहे हो तो आप उसकी टेस्टिंग करेंगे कि how much is the value of the hysteresis angle, how much is the relative permeability, how much is the maximum flux density, कि इस maximum flux density से ज़्यादा हम इसको ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, नहीं तो सैचुरेशन होने की संभावना है, ठीक है। एंड अगर ये सब आपको मिल गया तब जाके आप उसका फेज़र ईजिली ड्रॉ कर सकते हो इन प्रैक्टिकल फॉर्म। तो देखो I नॉट मिल गया H के डायरेक्शन में एंड फाई एम के डायरेक्शन में B है। तो दिस वन इज ऑलरेडी अंडरस्टूड है हमें BH कर्व से, जो कंपनी हमें प्रोवाइड की है। एंड थीटा नॉट इज़ द नो लोड पावर फैक्टर एंगल। और आपने PF भी पढ़ा है, पावर फैक्टर। दस वन इज हाउ मच इज़ द करंट लैग फ्रॉम द वोल्टेज। उसका कोसाइन ऑफ एंगल जो होता है वो पावर फैक्टर होता है, लेकिन फेजर डायग्राम से अगर देखें तो वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज एंगल डिस्प्लेसमेंट होता है उसको पावर फैक्टर एंगल कहते हैं, ठीक है। किसी कन्फ्यूज़न हो तो क्लियर करिए यहीं पे। आगे चलते हैं। ये देखो प्रैक्टिकल है, ये उसका फेजर डायग्राम है, लेकिन ट्रांसफॉर्मर भी नो लोड पे है। अब दो, अगर हम कह दें कि नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी, तो आपको दिखाई दे रहा होगा 4.44 F5M N1 एंड सेकेंडरी कॉइल्स में या वाइंडिंग में जो EMF इंड्यूस हुआ था उसका मैग्नीट्यूड था 4.44 F5M N2।
अगर हमने कह दिया N1 इज इक्वल टू द N2, दैट्स मीन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी वाइंडिंग इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी वाइंडिंग, देन फाइनली हमें मिल जाएगा E1 इज इक्वल टू द E2, दैट्स मीन इन द फेजर डायग्राम हम लोग लिख सकते हैं E1 इज इक्वल टू द E2. ओके, एनी डाउट? एंड अगर इसको हम सुपर इम्पोज कर दें, E1 देखो रिप्रेजेंट कर रहा माइनस E1, दैट्स मीन E1 अपोजेस द V1. जो EMF इंड्यूस होगा इन द प्राइमरी वाइंडिंग, they will oppose the supply voltage. ओके, कोई डाउट? नेक्स्ट हम लोग आते हैं, देखो ये ट्रांसफार्मर था, प्रैक्टिकल था. अगर इसी समय ट्रांसफार्मर को हम लोग बोल दें ट्रांसफार्मर इज द आइडियल वन, और अभी नो लोड पे है, जैसे हम किसी ट्रांसफार्मर को आइडियल बोलेंगे, आइडियल ट्रांसफार्मर at no load, remember the point, very important point. अगर कोई कह रहा आइडियल है तो पहला चीज़ कि वो लॉसी नहीं होगा, वो लॉसी नहीं होगा, क्लियर है ना, लॉसी नहीं होगा, दैट्स मीन रेजिस्टेंस टेंस वर्सेस जीरो, रिएक्टेंस या जिसको हम लोग लीकेज रिएक्टेंस बोलते हैं, लीकेज रिएक्टेंस टेंस वर्सेस जीरो, नो ईडी करंट एंड हिस्टेरिसिस लॉस, एंड इट्स कंपोनेंट, no magnetic leakage. Thus mean these are the points. इसको हमें अंडरस्टूड रखना पड़ेगा कि अगर हमने कहा कि ट्रांसफार्मर आइडियल है तो दीज आर द पॉइंट्स मस्ट बी रिमेंबर, कि ये सब चीज़ें नहीं होंगी, कि वहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक लीकेज नहीं होगा. दैट्स मीन्स जो फ्लक्स कन्फाइंड था प्राइमरी वाइंडिंग से, सेम कन्फाइंड फ्रॉम द सेकेंडरी वाइंडिंग. रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग मस्ट बी द ज़ीरो, लीकेज रिएक्टेंस मस्ट बी द ज़ीरो, ईडी करंट कंपोनेंट एंड हिस्टेरिसिस कंपोनेंट मस्ट बी द ज़ीरो. ठीक है, तो दीज आर द पॉइंट्स मस्ट बी अवेयर कि अगर हम स्टडी कर रहे हैं आइडियल, और जैसे आइडियल कहेंगे तो दैट्स मीन जब हिस्टेरिसिस लॉस नहीं है तो फाइनली यही आएगा कि जो हिस्टेरिसिस एंगल था दिस वन इज़ अ टेंस वर्सेस जीरो. ठीक है, और टेंस वर्सेस जीरो हुआ तो अगेन फेजर डायग्राम में रेफरेंस वही कंपोनेंट होगा जो सिस्टम में कॉमन होगा, एंड सिस्टम में कॉमन है म्यूचुअल फ्लक्स. तो फाइम को हमने रेफरेंस लिया तो E1 लैग करेगा 90 अंश, इसको कल हमने प्रूव किया है वोल्टेज इक्वेशन से, एंड इसी डायरेक्शन में E2 भी होगा, और नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल टू द प्राइमरी वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल टू द सेकेंडरी वाइंडिंग अगर हमने कहा है तो E1 इज इक्वल टू द E2, एंड I naught act along the phi m, and this one is a V1, and V1 is equal to the minus E1. E1 को हमने रिफर्ड किया है एट द प्राइमरी साइड. ठीक है, तो ये जो फेजर डायग्राम है ये आइडियल का है, और आइडियल कंडीशन में द कंपोनेंट ऑफ द I naught N1 only used for the producing the म्यूचुअल फ्लक्स. तो जो ये I naught N1 है, ये जो MMF कंपोनेंट है, इसका केवल और केवल एक काम होगा, क्योंकि देखो वो फाइम के डायरेक्शन में लगा है, जिस डायरेक्शन में जो करंट होगा उसका काम वही होगा. I naught इज़ द एक्साइटिंग करंट, और यहाँ पे ये लॉस नहीं दे रहा, ये फाइम के डायरेक्शन में एक्टेड है, तो देयरफॉर इसका केवल वो केवल एक वर्क है टू प्रोड्यूस द म्यूचुअल फ्लक्स. तो ये जो फेजर डायग्राम था ये आइडियल का था, और ट्रांसफार्मर अभी नो लोड पे है. ओके, तो जब आइडियल है तो इस तरह हम ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करेंगे कि वहाँ पे जो
करंट का मान है वो कम से कम ले, क्योंकि दिस वन इज अ फ्लक्स जनरेटिंग करंट है और इसका एप्लीकेशन हम एनर्जी कंजर्वेशन में नहीं ले रहे हैं, तो देयरफॉर हम लोग हमेशा ये चाहेंगे कि इस करंट का मान कम से कम हो। ओके, तो फिर से यही ट्रांसफार्मर जो है वो प्रैक्टिकल की अब स्टडी कर लेते हैं। आइडियल था ये प्रैक्टिकल फेजर, ये आपके पास था, दिस वन प्रैक्टिकल फेजर ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो आई नॉट आपका अल्फ़ा डिग्री पे लगा हुआ था, जहाँ अल्फ़ा इज़ द हिस्टेरिसिस एंगल एंड दिस वन इज़ द V1 था और दिस वन इज़ द -E1 था, एंड यहाँ पे ये E1 है और यहीं पे हमने E2 मान लिया, क्योंकि हमने कह दिया नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी। इनोवेटिव इंडिया, E1 and E2 ऑलवेज इन द सेम फेस, ओके, ऑलवेज इन द सेम फेस, क्योंकि ये सेम म्यूचुअल फ्लक्स से इंड्यूस हो रहा है, तो दे आर लैग 90 एंस फ्रॉम द फाइम, तो 90 एंस लैग करेगा, दोनों सेम फेज में होगा। ठीक, नाउ देखो आई नॉट किसी एंगल पे लगा है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, वन इज़ अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड सेकंड वन इज़ अ वर्टिकल कंपोनेंट। दिस वन इज़ अ वर्टिकल कंपोनेंट है, ये अगर अल्फ़ा है और दिस वन इज़ अ नो लोड पावर फैक्टर एंगल है, तो हमारे पास आई नॉट को किसी एंगल पे लगा है तो इसको दो कंपोनेंट में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होगा, दूसरा आपका वर्टिकल होगा। तो सबसे पहला आएगा आपका वर्टिकल का नाम ले तो आई नॉट साइन अल्फ़ा, दिस वन इज़ अ कंपोनेंट एंड दिस वन इज़ अ सेकंड कंपोनेंट, दिस वन इज़ अ आई नॉट कॉस अल्फ़ा। एंड अगर इसको हम नो लोड पावर फैक्टर में, ये अभी अल्फ़ा में है, अल्फ़ा दैट्स मीन हिस्टेरिसिस एंगल में लिखा गया है, तो सेम एज हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं नो लोड पावर फैक्टर एंगल में भी, तो थीटा नॉट प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू द 90 एंड अल्फ़ा इज गिवन बाय द 90 माइनस थीटा नॉट। तो फेजर डायग्राम में हम आई नॉट कॉस अल्फ़ा को लिख सकते हैं आई नॉट साइन थीटा नॉट एंड आई नॉट साइन अल्फ़ा को लिख सकते हैं हम लोग आई नॉट कॉस थीटा नॉट। ओके, तो देखो ध्यान से बहुत केयर करिएगा, आई नॉट कॉस अल्फ़ा एंड दिस वन इज इक्वल टू द आई नॉट साइन थीटा नॉट, दिस वन इज एक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द फाइम, दिस वन इज अ मैग्नेटिक कंपोनेंट है, मैग्नेटिक कंपोनेंट है ये। उसके साथ साथ आई नॉट cos theta naught, this one is equal to the I naught sin alpha, this one is acted towards the voltage। ओके, तो बेसिक हम लोगों ने स्टडी किया है, बेसिक हम लोगों ने स्टडी किया है जो भी कंपोनेंट वोल्टेज के डायरेक्शन में रहता है वो रेजिस्टिव कंपोनेंट होता है, रेजिस्टिव कंपोनेंट, एंड जो भी कंपोनेंट वोल्टेज से 90 एंस लीड हो या लैग हो वो रिएक्टिव कंपोनेंट होता है। इन द बेसिक हमने स्टडी किया है कि जो भी करंट का कंपोनेंट वोल्टेज के डायरेक्शन में होता है दिस वन इज द एक्टिव कंपोनेंट ऑफ द करंट, एंड जो भी आपका इन द डायरेक्शन ऑफ द 90 एंस लीड और लैग वो आपका बोला जाता है रिएक्टिव कंपोनेंट। तो वोल्टेज से जो लीड करता है वो बोला जाता है कैपेसिटिव कंपोनेंट और जो लैग करता है दिस वन इज आपका इंडक्टिव। तो देखो यहाँ पे फेजर ऑलवेज रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज, तो जो आई नॉट कॉस अल्फा है या आई नॉट साइन थीटा नॉट है दिस वन इज 90 एंस लैग है, दैट्स मीन दिस वन इज इंडक्टिव आपका कंपोनेंट है, कैपेसिटिव कंपोनेंट नहीं है ये, दिस वन इज इंडक्टिव कंपोनेंट है। इसका मतलब इसका जो आपका पैरामीटर होगा दिस वन इज इंडक्टेंस से दिखाया जाएगा, जबकि जो आपका वोल्टेज डायरेक्शन में उसका हम रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट्स मीन इसका जो सिंबल होगा दिस वन इज इंडक्टिव सिंबल होगा आई नॉट कॉस अल्फा का या आई नॉट साइन थीटा नॉट का, जबकि जो आपके पास आई नॉट कॉस थीटा नॉट होगा या आई नॉट साइन अल्फा होगा दिस वन इज रेजिस्टिव कंपोनेंट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ओके, अब देखो आई नॉट जो है ये आपका
कोर कंपोनेंट है, कोर के लिए ये एक्साइटेशन के लिए यूज़ किया गया था, लेकिन कोर इज़ द लॉसी वन, तो वो आइडियल है नहीं, कोई भी चीज़ प्रैक्टिकल है सब, तो उसमें थोड़ा बहुत लॉस हो रहा, तो लॉस उसके कंपोनेंट हमने फाइंड आउट कर लिए, और फाइंड आउट ये पहले ही हो चुका है जिस समय हमने उसको प्रिक्योर किया है, परचेस किया था। कंपनी ने खुद कहा था कि उन्होंने अपने लैब में टेस्टिंग किया था BH कर्व से, और BH कर्व से उन्होंने एनालिसिस करके बताया था कि इसका परमिबिलिटी इतना है, रिलेटिव परमिबिलिटी इतना है, इसका मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इतना है, इसका हिस्टैरिसीस एंगल इतना है, इसमें इतना H पे इतना B पैदा हो जाएगा, सब कुछ उन्होंने हमें उसका रिलेशन प्रोवाइड कर दिया था। जिस समय हमने इसको प्रोक्योर किया था, इन्होंने ग्राफ भी प्रोवाइड किया था, तो वहाँ से हमें मिल गया था। लेकिन हमें खुद टेस्ट करना, हमें खुद उसकी वैल्यू इवेलुएट करनी है कि ये जो कंपनी वाला हमें दे रहा वो सही दे रहा कि नहीं दे रहा, ठीक है। तो देयरफॉर देखो ये फेजर डायग्राम से हमें दिखना शुरू हो गया। तो आपने मशीन पढ़ा है, तो मशीन में जो कोर होता है, कोर में दो लॉसेज होती हैं, एक एडी करंट होता है, दूसरा आपका हिस्टैरिसीस होता है। तो हिस्टैरिसीस इज़ द इंडक्टिव कंपोनेंट, तो क्लियर हो गया। इसका मतलब जो हिस्टैरिसीस कंपोनेंट है वो आपका हो गया आई नॉट कॉस अल्फ़ा या आई नॉट साइन थीटा नॉट, एंड जो आपका एडी करंट होता है वो रेजिस्टिव कंपोनेंट होता है। इसका मतलब आई नॉट कॉस थीटा नॉट या आई नॉट साइन अल्फ़ा, ये आपका हो गया एडी करंट कंपोनेंट ऑफ द कोर। तो ऑलवेज याद करिएगा, जब भी आप ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करिएगा और इसका इफ़िशियंसी आप बढ़ाना चाह रहे हो और वो बहुत ही आइडियली बनाना चाह रहे हो, तो इन दोनों कंपोनेंट का मान कम से कम होना चाहिए। दैट्स मीन आई नॉट कॉस अल्फ़ा का या आई नॉट साइन थीटा नॉट का या आई नॉट कॉस थीटा नॉट का या आई नॉट साइन अल्फ़ा का, इन सब का मैग्नीट्यूड कम से कम होना चाहिए ना। तो देखो जिसमें ट्रांसफार्मर आपका नो लोड पे है, ध्यान से देखते रहना, जब भी ट्रांसफार्मर आपका नो लोड है तो हाउ मच इज़ द एक्टिव पावर टेकन बाय द ट्रांसफार्मर। तो एक्टिव पावर, दैट्स मीन एक्टिव कंपोनेंट ऑफ द पावर कितना ये ले रहा, तो ये वोल्टेज के डायरेक्शन में होता है। तो दिस वन देखो लिखा है आई नॉट हाँ V1 एंड दिस वन है कॉस थीटा नॉट, या दिस वन अगेन कैन बी रिटन एज V1 आई नॉट साइन अल्फ़ा। तो देखो अगर आप चाह रहे हो ये ट्रांसफार्मर जो एक्टिव पावर ले रहा तो एनर्जी कंजर्वेशन नहीं कर रहा, क्योंकि इसने जो भी पावर लिया एक्टिव पावर ये आपके प्राइमरी वाइंडिंग से ही कन्फाइंड है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग पे नहीं गया है और लोड को डिलीवर नहीं हो रहा, क्योंकि लोड अभी है ही नहीं, ओपन है। इसका मतलब अभी ये एनर्जी को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में या एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र नहीं कर रहा। इसका मतलब जितना भी ये एक्टिव कंपोनेंट ले रहा है ये वो लॉसी कंपोनेंट है। तो देयरफॉर आप हमेशा ये चाहोगे कि लॉस ना हो, क्योंकि लॉस जितना बढ़ेगा उतनी इफ़िशियंसी पुअर होगी, उतनी हीटिंग बढ़ेगा लॉस बढ़ने से। तो आप यही चाहोगे कि ये कम से कम हो, ज़ीरो हो। तो देखो V1 आई नॉट साइन अल्फ़ा में आपको दिख रहा है कि अगर आपको ज़ीरो करना है एक्टिव पावर तो अल्फ़ा ज़ीरो कर दें। जैसे ही अल्फ़ा ज़ीरो करेंगे हिस्टैरिसीस लॉस हिस्टैरिसीस एंगल, तो अल्फ़ा ज़ीरो होते ही आपका V1 आई नॉट साइन अल्फ़ा का मान ज़ीरो हो जाएगा। दैट्स मीन आपका जो एक्टिव पावर ले रहा था ट्रांसफार्मर बस बार से वो ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन नेवर पॉसिबल आप अल्फ़ा ज़ीरो कर लो, ये थोड़ा बहुत लेगा, लेकिन आप इस तरह से डिज़ाइन करिए कि इसका मैग्नीट्यूड कम से कम हो। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? नेक्स्ट अगेन व्हाट इज़ द रिएक्टिव पावर टेकन बाय द ट्रांसफार्मर? रिएक्टिव पावर टेकन बाय द ट्रांसफार्मर, तो फ्रॉम द फेजर डायग्राम तो रिएक्टिव पावर आपको दिखाई दे रहा होगा। दिस वन इज़ अ मैग्नेटिक कंपोनेंट के डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो दिस वन इज इक्वल टू द Q एंड दिस वन इज इक्वल टू द V I नॉट साइन थीटा नॉट एंड दिस वन इज इक्वल टू द V I नॉट कॉस अल्फ़ा। ओके, तो रिएक्टिव कंपोनेंट आपका इंडक्टेंस में जा रहा है, दैट्स मीन बोला जाएगा कि ये जो ट्रांसफार्मर ये सिंक करता है रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करेगा, रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और ऑलवेज हम लोग यही चाहते हैं कि रिएक्टिव पावर का मैग्नीट्यूड भी कम से कम हो। रिएक्टिव पावर का मैग्नीट्यूड अगर बढ़ेगा तब भी हमारे लिए
परफॉर्मेंस ट्रांसफार्मर की पुअर होगी। तो यहाँ भी हम ये केयर करेंगे कि आपका कंपोनेंट कम से कम हो, ठीक है। तो आई नॉट का भी मैग्नीट्यूड कम से कम होना चाहिए। अगर आई नॉट का मैग्नीट्यूड कम से कम है तभी जाके हम बोलेंगे ट्रांसफार्मर बहुत ही इफ़िशियंटली या आइडियली डिज़ाइन किया गया है। देयरफॉर बोला जाता है कि ट्रांसफार्मर जिस समय हम लोग डिज़ाइन करते हैं कि इनका जो नो लोड करंट हो, नो लोड करंट ये मैक्सिमम 1 से 3% ऑफ फुल लोड करंट हो। पावर ट्रांसफार्मर ऑलवेज 1% से नीचे ही मिलेगा आपको, कि जो उनका नो लोड करंट है पावर ट्रांसफार्मर का वो देखेंगे आप, क्योंकि कोर का डिज़ाइन बहुत अच्छा होता है। CRGO यूज़ किया जा रहा है, लैमिनेटेड यूज़ किया जा रहा है, स्टैगिंग किया गया है, सब कुछ वहाँ पे प्रॉपरली डिज़ाइन किया गया है। तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि जो पावर ट्रांसफार्मर है उनका नो लोड करंट 1% के भी नीचे है। दैट्स मीन पावर ट्रांसफार्मर की ही इफ़िशियंसी, जितना लॉस बढ़ेगा उतनी इफ़िशियंसी पुअर होगी, उतना ही हीटिंग ज़्यादा होगा। तो जब आप इस तरह डिज़ाइन कर दोगे कि ट्रांसफार्मर का जो नो लोड करंट है वो 1% के भी नीचे है, तो अंडरस्टूड है आपका ट्रांसफार्मर का परफॉर्मेंस या इफ़िशियंसी बहुत अच्छी मिलेगी। किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट है? एनी कन्फ्यूज़न? तो आपके पास दो कंपोनेंट आए। अगर सर्किट मॉडल से देखा जाए, इस ट्रांसफार्मर का सर्किट मॉडल बनाया जाए, ध्यान से देखिएगा। अभी जो ट्रांसफार्मर है ये केवल कोर कंपोनेंट ले रहा, तो कोर के ही पैरामीटर दिखाने पड़ेंगे। वाइंडिंग का काम है एनर्जी को एक बॉडी से दूसरे बॉडी या एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करना। तो सेकेंडरी ओपनड है, तो वहाँ पे कोई डिमांड नहीं है। तो डिमांड नहीं है तो बाइंडिंग का कोई काम नहीं है यहाँ पे। तो अगर इसकी सर्किट हम बनाएं, जहाँ जहाँ जो जो करंट जाए वहाँ वहाँ उसका विरोध होगा। करंट का अपोज करने के लिए उसके पैरामीटर वहाँ पे इंड्यूस होंगे, ठीक है। तो अगर सर्किट मॉडल बनाया जाए, द सर्किट मॉडल ऑफ ट्रांसफार्मर एट नो लोड कंडीशन पे, तो देखिए आपको दिखाई देगा कि इस पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर में केवल और केवल कोर कंपोनेंट होंगे। एंड अभी आपको बताया गया कि आई नॉट जो आपका ट्रांसफार्मर है उसका जो फ्लक्स होता है वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। तो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल हो रहा है, इसका मतलब दिस वन इज़ अ पैरेलल कंपोनेंट। तो ये पैरेलली आपको आई नॉट दिखाई दे रहा है कि दिस वन इज़ अ वोल्टेज के प्रोपोर्शनल हो गया। एंड दिस वन इज़ अ बाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। बाइंडिंग कोई एनर्जी कंजर्वेशन नहीं कर रहा, कोई करंट वहाँ से नहीं पास हो रहा। तो देयरफॉर दिस वन इज़ अ दे हैव नो एनी रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। अगर वहाँ से करंट पास होता तो रेजिस्टेंस उसका विरोध करता, तो रेजिस्टेंस को हमें रिप्रेजेंट करना होता। अगर वहाँ से रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, अगर आपने अल्टरनेटिंग करंट यूज़ किया तो वहाँ इंडक्टेंस भी होता, लेकिन वहाँ से करंट नहीं है। तो देयरफॉर अभी उसके पैरामीटर दैट्स मीन करंट के मैग्नीट्यूड का विरोध करने के लिए रेजिस्टेंस नहीं दिखेगा, और करंट के रेट ऑफ चेंज का विरोध करने के लिए इंडक्टेंस वहाँ पे नहीं डेवलप होगा। ओके, क्यों? क्योंकि अभी प्राइमरी वाइंडिंग में ना तो करंट है ना तो सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट है, क्योंकि अभी हम लोड को कोई भी एनर्जी या पावर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आई नॉट के दो कंपोनेंट थे। अभी आपने देखा एक रेजिस्टिव कंपोनेंट था जिसको हम लोग आई ई से लिख दे रहे हैं, और रेजिस्टिव कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड अभी अभी हमने देखा आई ई का मान। रेजिस्टिव कंपोनेंट आपका था आई नॉट साइन अल्फ़ा, या हम लोग कह सकते हैं आई नॉट कॉस थीटा नॉट। एंड दूसरा हमारे पास है रिएक्टिव कंपोनेंट, दिस वन इज आई एम, या मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट हम लिख दे रहे हैं आई एम। दिस वन इज आई नॉट कॉस अल्फा, एंड दिस वन इज अगेन रिटन एज आई नॉट साइन थीटा नॉट।
तो यहाँ पे आप एक बात ये भी याद रखिएगा, जो आपका इंडक्टिव करंट है वह हिस्टैरिसीस लॉस को मैनेज करेगा, उसके साथ साथ इसका सम पोर्शन यूटिलाइज फॉर द प्रोड्यूसिंग द फ्लक्स। तो आई एम का दो मैग्नीट्यूड होगा, एक तो लॉस में जाएगा, लॉस के बाद जो मैग्नीट्यूड बचा रहेगा आई एम का वह प्रोड्यूस करेगा कि जो हमें म्यूचुअल फ्लक्स की ज़रूरत है उसको ये फुलफ़िल करेगा। ठीक है, तो दिस वन इज़ अ सर्किट मॉडल ऑफ द ट्रांसफार्मर एट नो लोड कंडीशन। जो आपका ट्रांसफार्मर है उसका ये सर्किट मॉडल है कि जब वो नो लोड पे है। तो एनी डाउट किसी को डाउट हो तो अभी क्लियर करिए यहाँ पे। ओके, दो मिनट का हम वेट करते हैं। आप लोग के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे आप लोग पुट कर दीजिए, अभी एक साथ सबका रिप्लाई दिया जाएगा। हेलो, हाँ, इनोवेटिव इंडिया। आपने कहा सर रिएक्टिव पावर सिंक करेगा तब एक्टिव पावर का क्या होगा? एक्टिव पावर इज डिपेंडेंट ऑन द एक्टिव कंपोनेंट एंड रिएक्टिव पावर इज डिपेंडेंट इज द रिएक्टिव कंपोनेंट। तो जितना आपने उसमें रिएक्टिव पार्ट्स यूज़ किया होगा, दैट्स मीन इज द हिस्टैरिसीस कंपोनेंट, उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्टिव पावर लेगा सिस्टम से, एंड एक्टिव उतना लेगा जितना उसको एडी करंट मैनेज करने के लिए होगा। ओके, दूसरा अतुल इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स हैं। दिस वन इज़ अ कपलर, ट्रांसफॉर्मर इज़ अ मैग्नेटिक कपलर। ओके, राहुल यादव सर नो लोड पर वाटमीटर कौन से पावर रीड करेगा? वाटमीटर हमेशा एक्टिव को पड़ता है, तो नो लोड पे वाटमीटर जो स्टडी करेगा V1 I नॉट कॉस थीटा नॉट को रीड करेगा, क्योंकि वाटमीटर ऑलवेज मेजर द एक्टिव कंपोनेंट ऑफ द पावर। ओके, अभिषेक यादव आपका ये क्या लिखो IW होगा कि IE? वो आपके ऊपर है, ऐसा नहीं है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है यार। आप किताब में पढ़ लियो तो किताब वाला ही हम थोड़ा ना यूज़ करेंगे, वो तो आपके ऊपर है, आप कौन सा सिंबल किसके लिए यूज़ करना चाह रहे हो। ओके, ज़रूरी नहीं है कि किताब वाले ने लिख दिया IW है वाटफुल एंड वाटलेस ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसको लिखे, हम IE मान ले रहे हैं एडी करंट, एंड IM मैग्नेटाइजिंग मान ले रहे हैं। ठीक है, या IH उसको लिख देता, हिस्टैरिसीस लिख देता, तो आपके हाथ में है कि आप उसको क्या मान रहे हो। ओके, ओके, ये इसमें जो कुछ लोग कहते हैं कि सर पावर सिस्टम भी पढ़ा दीजिए, बेसिक भी चला दीजिए, तो सब धीरे धीरे हो पाएगा, एक साथ सब नहीं हो पाएगा। ठीक है, राहुल यादव नो लोड पर वाटमीटर एडी करंट लॉस रीड करेगा। हाँ सही है, एडी करंट ही पड़ेगा, जो V1 I नॉट कॉस थीटा नॉट है वो तो एडी करंट के बराबर ही है ना, तो उसी को पड़ेगा। ओके, उसमें आपको कन्फ्यूज़न होना नहीं चाहिए, तो एक्टिव कंपोनेंट वही है तो वही पड़ेगा। इनोवेटिव इंडिया सर लोड के फेज़ पर E2 के फेज़ में चेंज होगा? अभी आ रहे हैं, लोड लेके आ रहे हैं। ठीक है, लोड आने वाला है, अब लोड इस पे डालेंगे, व्हाट इज़ हैपनिंग इन द सिस्टम, उसके बाद हम लोग देखते हैं। ठीक, तो वेट एंड वॉच करिए, मिलेगा, लोड रखा जाएगा, लोड के बाद क्या होने वाला है वो देखा जाएगा। अभी सब नो लोड पे था, तो नो लोड का फेज़र डायग्राम दिख गया, और नो लोड का फेज़र डायग्राम हमने आइडियली भी दिखाया, प्रैक्टिकली भी दिखाया। ठीक है, उसके साथ साथ आपको उसका सर्किट मॉडल भी बना दिया। ठीक है, एंड ये भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है कि कितना उसमें एडी करंट कंपोनेंट होगा, कितना उसमें हिस्टैरिसीस कंपोनेंट होगा। तो इसको मिनिमाइज़ करने के लिए क्या हमारे पास
पैरामीटर होंगे, हम कैसे मिनिमाइज़ करेंगे, इन सब की भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया है, ठीक, कि कैसे हम उसको मिनिमाइज़ करेंगे, क्योंकि हमें मिनिमाइज़ करना ही है। पावर ट्रांसफार्मर हम लोग कभी कभार नाम लेते हैं, पूरे ब्रह्मांड में जो भी मशीन है सबसे ज़्यादा इफ़िशियंसी का मशीन कोई है, ट्रांसफार्मर है। तो ट्रांसफार्मर अगर मैक्सिमम इफ़िशियंसी का मशीन है, इसका मतलब उसके डिज़ाइन करते समय हम ये बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि उसमें लॉसेस कम से कम हो, क्योंकि लॉस बढ़ेगा तो अंडरस्टूड है उसकी इफ़िशियंसी पुअर होगी। लेकिन ब्रह्मांड का सबसे हाईएस्ट इफ़िशियंसी का कोई भी डिवाइस है जो सबसे हाईएस्ट इफ़िशियंसी पे काम करता है, उसका नाम है ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो उसको डिज़ाइन किया गया है कि लॉसेस कम से कम हो। लेकिन लॉसेस आप कम से कम करने के लिए सबसे पहले उसके पैरामीटर तो आपको जानने पड़ेंगे, किन किन फैक्टर्स पे, किन किन पैरामीटर्स पे ये सब कंपोनेंट डिपेंडेंट होते हैं। तो उन सब कंपोनेंट पे अगर आप वर्क करोगे तभी जाके आप उसको मिनिमाइज़ कर पाओगे, नहीं तो पॉसिबल नहीं है कि आप उसको मैक्सिमम इफ़िशियंसी पे डिज़ाइन कर लो। ओके, तो सेकंड टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेकंड टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ट्रांसफार्मर जब हमारा नो लोड पे आ जाएगा, नो लोड पे आ जाएगा तो क्या करेंगे, ठीक। कोई डाउट हो तो फिर से पूछ लीजिए। अतुल, कांस्टेंट लॉस में एडी करंट हिस्टैरिसीस होता होगा? हाँ, कांस्टेंट लॉस है एडी करंट, क्योंकि एक बार आपने कोर का मटेरियल कितना वॉल्यूम है, कितना उसकी फ्रीक्वेंसी है, कितना उसका एक एक लेमिनेशन का थिकनेस है, ये सब आपने एक बार बना दिया तो बना दिया, उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते हो। तो परिवर्तन नहीं कर सकते हो तो लॉस भी फिक्स हो गया। जो चीज़ चेंजेबल होता है उसी को वेरिएबल बोला जाएगा, और जिसमें चेंजेस कुछ नहीं हो पाएगा अब वो, अब चेंजेस नहीं हो रहा तो कांस्टेंट बोला जाएगा। जो लोड करंट पे पैरामीटर डिपेंडेंट होंगे, अभी आपको दिखने वाला है लोड आने वाला है, तो जो लोड करंट पे डिपेंडेंट होगा वो वेरिएबल हो जाएगा, और जो लोड करंट पे डिपेंडेंट नहीं है वो कांस्टेंट हो जाएगा। शिवम अस्थाना, पावर फैक्टर को मैग्नेटिक कंपोनेंट इफेक्ट करेगा? हाँ, पावर फैक्टर तो बेसिकली आपका मैग्नेटिक कंपोनेंट से ही तो इफेक्टेड है। पावर फैक्टर बहुत पुअर, नो लोड पावर फैक्टर टेंस टुवर्ड्स द 90 अंश, टेंस टुवर्ड्स द 90 अंश, ठीक है। लगभग नो लोड पावर फैक्टर एंगल जो होता है आपका 85 अंश, 84 अंश, और आइडियल अगर बनाना है तो वो 88, 89 तक चला जाएगा। तो क्योंकि टोटल अगर हम ट्रांसफार्मर डिज़ाइन कर रहे हैं तो टोटल उसमें मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट जा रहा है, तो सिंक ही होगा, लैग करेगा। इनोवेटिव इंडिया, सर E2 का फेस सेंस ऑफ वाइंडिंग पर डिपेंडेंट करेगा? फेस सेंस का मतलब क्या है? अजय प्रकाश, हाँ, यूनिवर्स में सबसे हाईएस्ट एफिशिएंसी का कोई है डिवाइस, उसका नाम है ट्रांसफार्मर। अविनाश पटेल, लॉस इक्वल हो तब क्या होगा? कौन से लॉस इक्वल होंगे? हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट? इलेक्ट्रिकल IQ, नो लोड कंडीशन में हाउ टू डिटरमाइन सेकेंडरी करंट एंड वोल्टेज? सेकेंडरी करंट एंड वोल्टेज, वोल्टेज तो नो लोड करंट पे ही डिफाइंड है, ठीक है। एंड वोल्टेज अगर आपका डिफाइंड हो गया है, क्लियर है, और उसकी ट्रांसफार्मर की रेटिंग पता है, तो अभी देखिएगा उसका करंट भी पता चल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ट्रांसफार्मर एट लोड कंडीशन पे। ट्रांसफार्मर एट लोड कंडीशन, तो दिस वन इज़ अ ट्रांसफार्मर। अब इस ट्रांसफार्मर पे आपका लोड आ गया, power supplied to the transformer is given by the V1. Okay, the direction of current shown in the pic, आपको पिक में दिख रहा होगा what is the direction of current, और this one is a secondary winding,
अब देखो यहाँ पे हमने लोड अब कनेक्ट कर दिया है, लोड जुड़ गया है। देखो यहाँ पे जो प्राइमरी वाइंडिंग का जो नंबर ऑफ टर्न्स था वो N1 था, और यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो E1 है। सेम है सेकेंडरी में जो आपका ईएमएफ इंड्यूस था E2 था। तो जैसे यहाँ ईएमएफ है और लोड आपका जुड़ गया, तो इस दोनों टर्मिनल पे आपका पीडी मिल गया, और पीडी मिल गया, सर्किट क्लोज है, तो यहाँ से करंट फ्लो होगा। तो करंट मान लिया I2 है, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में Na2 है। ओके, केयर करिएगा। I0 जो करंट है ये मैग्नेटिक कंपोनेंट का करंट था, और इसने म्यूचुअल फ्लक्स फाइम आपका डेवलप किया था। तो ये फाइम है, और वही फाइम प्राइमरी वाइंडिंग से भी लिंक है, वही फाइम सेकेंडरी वाइंडिंग से भी लिंक है। तो देयरफॉर E1 और E2 इंड्यूस होगा, एंड फाइम इज़ द टाइम वेरिंग फ्लक्स, तो देयरफॉर 100% है अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ। E1 भी इंड्यूस होगा एंड E2 भी इंड्यूस्ड होगा। ओके, बट अब ध्यान से देखिएगा, जैसे हमने लोड का ब्रेकर क्लोज किया तो सर्किट क्लोज हो गई, और सर्किट क्लोज हो गई, ईएमएफ लगा हुआ है, तो 100% है करंट फ्लो होगा अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहते हैं कि अगर आपका सर्किट क्लोज है और वहाँ पीडी है तो करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो करंट जैसे ही फ्लो होगा, ध्यान से देखना, सेकेंडरी वाइंडिंग में आपको दिखेगा कि वहाँ पे N2I2 का एक MMF आ गया। मान लिया सिंबल अगर उसका शो कर रहे हैं F2 से हम दिखा रहे हैं, F2 इज द MMF ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग। कोई कन्फ्यूज़न हो तुरंत बता देना। एंड अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ, लेंज के नियमानुसार F2 अपोजेस द फाइम। लेंज लॉ यह कहते हैं कि जिसके कारण क्वांटिटीज़ इंड्यूस हुए हैं वो अपने कारक का ही विरोध करेंगे, अपोज करेंगे। तो F2 बहुत केयर करिएगा यहाँ पे, F2 अपोजेस द फाइम। फाइम का अपोज करना दैट्स मीन रिड्यूसेस द मैग्नीट्यूड, बहुत केयर करिएगा। तो जैसे ही आपका फाइम का F2 विरोध करेगा, क्योंकि जैसे जैसे लोड बढ़ेगा आप कहोगे वैसे वैसे लोड बढ़ना मतलब करंट बढ़ा रहे हो, और करंट आप बढ़ाओगे वैसे वैसे सेकेंडरी MMF बढ़ेगा, और जैसे जैसे सेकेंडरी MMF बढ़ेगा तो अंडरस्टूड है फाइम को घटाना चाहेगा। और फाइम अगर घटा, बहुत केयर करिएगा, फाइम अगर रिड्यूस हुआ, ओके, देन E1 ऑल्सो रिड्यूसेस, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा E1 इज गिवन बाय द 4.44 F5M N1. N1 is the fixed frequency, is the fixed, and 4.44 this is constant value. तो अगर फाइम रिड्यूस हो रहा, घट रहा, तो E1 भी रिड्यूस होगा। एंड E1 अगर रिड्यूस हो रहा, बहुत केयर करिएगा, फ्रॉम द फेजर डायग्राम से आपने देखा E1 इज़ नियरली इक्वल टू द V1। तो अगर आपका E1 रिड्यूस होना शुरू हुआ तो 100% है V1 भी रिड्यूस होगा, क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं, नियरली इक्वल होते हैं। और अगर V1 रिड्यूस हो रहा तो इम्पॉसिबल, क्योंकि आपने तो जो बस बार से दिया है V1 रिमेन द फिक्स्ड, और V1 अगर रिमेन द फिक्स्ड तो E1 ऑल्सो रिमेन द फिक्स्ड। एंड अगर ये फिक्स्ड है तो फिर अगेन अंडरस्टूड है फाइम भी फिक्स रहेगा, क्योंकि फाइम अगर फिक्स नहीं है तो E1 भी फिक्स नहीं रहेगा, और E1 अगर फिक्स नहीं है तो V1 भी फिक्स नहीं रहेगा। तो अगर आप कह रहे हो कि फाइम फिक्स है, फाइम कांस्टेंट है, तो ये तभी पॉसिबल है, दिस कैन हैपन ओनली, ये तभी पॉसिबल है जब
प्राइमरी एडिशनल करंट कुछ ले, एडिशनल करंट कुछ ले, और इस एडिशनल करंट से ये क्या करे, प्राइमरी में इतना एमएमएफ डेवलप करे जो सेकेंडरी का एमएमएफ था उसको बैलेंस्ड कर दे या काउंटर कर दे। दैट्स मीन जो लेंज ला कर रहे थे कि F2 अपोजेस द फाइम, दैट्स मीन जो एमएमएफ ऑफ द सेकेंडरी बाइंडिंग है वो विरोध कर रहा है फाइम का, और फाइम को घटा रहा है, तो ये घटेगा तो E1 घटेगा, क्योंकि फॉर्मूले से हमें दिख रहा है, एंड लेंज लॉ से हमें ये भी पता है कि E1 V1 का विरोध करेगा, तो E1 अगर घट रहा है तो V1 भी घटेगा। फ्रॉम द फेजर डायग्राम से हमने देखा है, तो V1 तो फिक्स है और V1 फिक्स है तो E1 भी फिक्स है और फाइम भी फिक्स रहेगा, क्योंकि म्यूचुअल फ्लक्स अगर फिक्स नहीं रहेगा तो E1 और V1 दोनों पे रिड्यूसिंग पैरामीटर्स आएगा, और रिड्यूसिंग पैरामीटर यहाँ पे पैदा नहीं होना है। तो हमें ये समझ में आ रहा होगा, इसका मतलब प्राइमरी कॉइल को या प्राइमरी वाइंडिंग को एडिशनल करंट लेना पड़ेगा, और इतना एडिशनल करंट लेना पड़ेगा कि वो जो सेकेंडरी वाइंडिंग का एमएमएफ है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग का एमएमएफ है उसको काउंट कर दें, उसको क्या कर दे, बैलेंस कर दें। तो देयरफॉर जैसे जैसे सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर पे लोड आएगा वैसे वैसे प्राइमरी भी एडिशनल करंट लेगा, और इतना एडिशनल करंट लेगा जिससे कि वो सेकेंडरी वाइंडिंग का जो एमएमएफ है उसको काउंटर कर दे, उसको काउंटर कर दे। अगर वो काउंटर कर रहा है तो इसका मतलब सिस्टम या ट्रांसफार्मर आपका फिक्स्ड फ्लक्स डेंसिटी पे काम कर रहा है और फिक्स्ड वोल्टेज पे काम कर रहा है। ओके, तो I1 डैश जो हमने लिखा है, ऑलवेज रिमेंबर द पॉइंट, I1 डैश दिस वन इज अ लोड कंपोनेंट, ये लोड का कंपोनेंट है, ये लोड के लिए आपके ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लो हुआ है, तो ये लोड कंपोनेंट है जो आपका एनर्जी या पावर के ट्रांसफ़र के लिए यूज़ हो रहा है, एनर्जी या पावर के ट्रांसफ़र के लिए यूज़ हो रहा है। ओके, इसका मतलब आज के बाद देखो, ये मैं बार बार आपसे कह रहा था कि जो इक्वेशंस होते हैं उनमें आपको ये 100% पता करना चाहिए कौन किस काम के लिए यूज़ हुआ है। तो ध्यान से देखना, E1 अगर यहाँ हमने I1 का गुणा कर दिया तो दिस वन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द 4.44 F5M N1 I1। तो देखो N1 I1 इज़ द इलेक्ट्रिकल पैरामीटर, क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल पावर को या एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में डिलीवर्ड कर रहे हो, और यहाँ से देखो आपको दिखना शुरू हो गया जो इक्वेशन आपने लिखा है काउंटर MMF, तो काउंटर MMF ही सपोर्ट्स करेगा कि आपका जो प्राइमरी एनर्जी या पावर है यहाँ से डिलीवर्ड होके वो सेकेंडरी साइड में पहुँच जाए। ठीक है, तो कभी कभार ये पूछा जाता है कि लोड आने पे क्या होने वाला है, तो आपको देखो दिखना शुरू हो गया होगा कि जैसे आप सेकेंडरी में लोड लोगे तो प्राइमरी भी लोड करंट सोर्स से डिलीवर्ड करेगा, और इतना करेगा कि जो सेकेंडरी का एमएमएफ है वो प्राइमरी से काउंटर हो जाए। दैट्स मीन ट्रांसफार्मर, अब देखो यहाँ से दिख रहा होगा कि जब एनर्जी कंजर्वेशन या एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करेगा तो वो किस प्रिंसिपल पे काम करेगा। तो आज के बाद ये याद रखना है काउंटर MMF पर, कि जब काउंटर MMF पैदा होगा तभी जाके प्राइमरी से सेकेंडरी में आपकी एनर्जी या पावर ट्रांसफ़र हो पाएगा। ओके, दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और कोई दिक्कत हो तो तुरंत के तुरंत बताओ। किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछो। ट्रांसफार्मर एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में जो ट्रांसफ़र करेगा ऑन द बेसिस ऑफ द काउंटर MMF। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी में, ध्यान से देखिएगा, प्राइमरी में दो कंपोनेंट होंगे। प्राइमरी करंट जो टोटल अगर हमने कहा I1 है
तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हो जाएगा आई नॉट और दूसरा हो जाएगा आई वन डैश। आई नॉट इज़ द मैग्नेटिक कंपोनेंट, ये मैग्नेटिज्म के लिए यूज़ किया जाएगा, मैग्नेटिक कंपोनेंट है, जबकि ई वन इज़ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। ओके, ये इलेक्ट्रिकल के लिए यूज़ होगा आई वन डैश, एंड आई नॉट जो होगा वो मैग्नेटिक पर्पस के लिए यूज़ होगा। तो इसका भी अगर हम फेज़र बनाना चाहें तो इसका भी फेज़र बना सकते हैं। कोई डाउट हो तो तुरंत पूछिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं सब, ठीक है। तो देखो फेज़र डायग्राम अगर बनाएं, फिर से देखो वही लोड है आपके पास, और अभी हम और सब वोल्टेज का नहीं दिखाएंगे, केवल फेज़र दिखाएंगे लोड कंपोनेंट का, ठीक है। दिस वन इज़ अ रेफरेंस है, फेज़र में एक रेफरेंस लेना पड़ता है, एक्स एक्सिस पे हमने रेफरेंस ले लिया, फाई एम इज़ द रेफरेंस वन, ठीक है। कोई डाउट हो तुरंत बता दीजिएगा। दिस वन इज़ अ आपका आई नॉट कंपोनेंट था, क्लियर। एंड सेकेंडरी EMF and primary EMF lag 90 amps from the voltage. ओके, कोई कंफ्यूजन है किसी को? एंड लेट मान लिया कि अभी मान रहा हूँ मैं E1 नियरली या इक्वल टू द V1 एंड इन मैग्नीट्यूड E2 इज इक्वल टू द V2। तो प्राइमरी एक साइड दिखाना चाह रहा हूँ, सेकेंडरी एक साइड दिखाना चाह रहा हूँ, तो E2 इज इक्वल टू द हो जाएगा V2 एंड यहाँ पे आपका हो जाएगा दिस वन इज़ V1 और E1 को रिफर्ड हमने 180 अंश उधर कर दिया तो हो जाएगा माइनस E1, क्योंकि 180 अंश का फेज एंगल डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं हम, तो ये आपका रिफर्ड हो गया प्राइमरी साइड, तो 180 अंश का फेज एंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वो माइनस लिखा जाएगा। ओके, तो मान लिया सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग PF जो आपका एंगल है वो θ1 है एंड सेकेंडरी वाइंडिंग का एंगल आपका θ2 है। तो नाउ करंट्स जो होगा आपका I2 आपका लैग करेगा θ2 एंगल, क्योंकि इंडक्टिव कंपोनेंट है जो आपकी बाइंडिंग है, उस बाइंडिंग में रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है, आपका ये R है, ये X है, एंड थीटा इज़ गिवन बाय द tan इनवर्स X अपान R। ओके, बाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो L तो बहुत अच्छे अमाउंट में होगा N स्क्वायर अपान S से, एंड R बराबर रो L अपान A से, ठीक है। तो L है और आपका R है, तो हाउ मच इज द थीटा, थीटा इज गिवन बाय द tan इनवर्स X अपान R। तो आपका θ2 एंगल आपका I2 लैग कर गया, और जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में MMF भी है, F2 है। तो देखो अब इसका काउंटर मैंने कर दिया, काउंटर मतलब इसका विरोध में जो पैदा होगा 180 अंश, दिस वन इज गिवन बाय द F1 एंड F1 इज गिवन बाय द I1 डैश एंड N1, ठीक है। तो F2 इज गिवन बाय द N2 I2 एंड इसी का एकदम फेज एंगल 180 अपोजिशंस पे हमने रिप्रेजेंट किया है आपका काउंटर एमएफ को, और जिसका हम लोग रिप्रेजेंटेशन F1 ले रहे हैं। तो F1 इज गिवन बाय द I1 N1 एंड दिस वन इज इक्वल टू द I1 डैश, ठीक। तो अब देखो I1 जो टोटल करंट होगा, दिस वन इज फेजर सम ऑफ द AC सिग्नल चल रहे हैं, AC सिग्नल में फेजर यूज़ किए जाते हैं, दिस वन फेजर सम ऑफ द I0 एंड द I1। तो ये आपका हो जाएगा दिस वन इज इक्वल टू द I1, और ये जो एंगल होगा दिस वन इज द θ1। एनी कन्फ्यूज़न, एंड दिस वन इज द θ2। तो आपको दिख रहा होगा कि फेजर डायग्राम में भी कि हाउ द काउंटर एमएफ टेकिंग प्लेस, कि कैसे ट्रांसफार्मर में काउंटर एमएफ टेकिंग प्लेस होता है, कैसे होता है यहाँ पे। और जब तक काउंटर एमएफ है तब तक एनर्जी या पावर प्राइमरी से सेकेंडरी में डिलीवर्ड होता रहेगा, और अगर काउंटर एमएफ का मान 0
तो समझ जाइए कोई एनर्जी कंजर्वेशन नहीं हो रहा है, केवल और केवल जो इनपुट लिया जा रहा है वो लॉस में जा रहा है, वो कोर कंपोनेंट में जा रहा है। ओके, तो कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो क्लियर करिए यहीं पे। काउंटर मीन्स अतुल, विरोध करना। काउंटर ईएमएफ नहीं, एमएमएफ हम कह रहे हैं अतुल कुमार, काउंटर एमएमएफ, ठीक है। ओके, तो देखो फ्रॉम द वोल्टेज इक्वेशन, तो सब आपको अब दिखाई देगा। फ्रॉम द वोल्टेज इक्वेशन आपने देखा है E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू द N1 अपॉन N2, ये प्रूव किया था कल हम लोगों ने, ठीक है। एंड अगर हमने कहा कि ट्रांसफॉर्मर आइडियल है, ट्रांसफॉर्मर अगर आइडियल है, रिमेंबर द पॉइंट, तो वहाँ पे हमने इसके पहले लिख दिया था रेजिस्टेंस नहीं है, लीकेज रिएक्टेंस नहीं है, कोर कंपोनेंट नहीं है, लॉस नहीं हो रहा है, एंड आपका कोई लीकेज फ्लक्स नहीं है, सबके सब म्यूचुअल कपल्ड फ्लक्स हैं। तो अगर आइडियल है तो दिस वन इज इक्वल टू द E1 इज इक्वल टू द V1 एंड E2 इज इक्वल टू द V2। देयर इज नो एनी रजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप, देयर इज नो एनी इंडक्टिव वोल्टेज ड्रॉप, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं V1 अपॉन V2, ठीक है। एंड जब हमने ट्रांसफार्मर को लोड कंडीशन पे लाया, लोड कंडीशन पे हमने देखा कि I1 डैश N1 इज इक्वल टू द I2 N2, बट I1 डैश नियरली इक्वल टू द I1। अगर हम नो लोड करंट को नेगलेक्ट कर दें, नेगलेक्टेड द नो लोड करंट कंपोनेंट, देन I1 डैश कैन बी रिटन एज I1 N1 इज इक्वल टू द I2 N2। तो देखो यहाँ से भी एक आपको फॉर्मूला डिराइव मिल रहा होगा कि N1 अपॉन N2 इज गिवन बाई द N1 अपॉन N2 इज गिवन बाई द I2 अपॉन I1, दैट्स मीन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखो आपके पास मिल गया फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। जब आपका आइडियल है, आइडियल है तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू द V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू द N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू द I2 अपॉन I1। दिस वन इज गिवन बाय द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है। बट अगर ये प्रैक्टिकल है, रिमेंबर द पॉइंट, अगर ये प्रैक्टिकल है, ट्रांसफॉर्मर इज अ प्रैक्टिकल वन, और प्रैक्टिकल अगर है तो E1 does not equal to the V1 and E2 does not equal to the V2, and एनर्जी कंजर्वेशन में E1 E2 ही सपोर्ट्स कर रहा, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हो जाएगा E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू द N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू द I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू द K। प्रैक्टिकल के लिए ये फॉर्मूला डिराइव होगा, एंड आइडियल के लिए आपका E1 अपॉन V2 इज इक्वल टू द V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू द N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू द I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू K। कोई डाउट हो तो उसको आप क्लियर करिए। यहाँ पे जो भी मैग्नीट्यूड है V1, V2, I1, I2, E1, E2, these are the RMS magnitude, these are the RMS magnitude, okay। MMF, दिस वन इज अ मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। दस मीन जैसे वोल्टेज हमारे यहाँ फोर्स होता है करंट को फ्लो कराने के लिए, वैसे मैग्नेटिक सर्किट में MMF होता है फ्लक्स को फ्लो कराने के लिए, ओके। तो फ्लक्स को फ्लो कराने के लिए MMF की ज़रूरत है और करंट को फ्लो कराने के लिए EMF की ज़रूरत है, ओके। तो देखो यहीं से आपको इक्वेशन से देखो फिर से दिख रहा होगा E1 I1 इज इक्वल टू द E2 I2, that's mean primary power confined with the primary winding is equal to the power of the secondary,
ओके, तो प्राइमरी का पावर सेकेंडरी पावर में तभी डिलीवर्ड होगा जब काउंटर एमएमएफ स्टार्ट होगा। अब से एक आपने पूछा ये प्राइमरी रिफर टू सेकेंडरी देन व्हाट हैपेंस सर ऑन ट्रांसमिशन रेशियो, अभी सब दिखा दे रहे हैं, अभी वॉच करिए सब मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग। रिफर्ड करना है, रिफर्ड करने से किसी का, जैसे आप ही हो, आपको मैं रिफर्ड करके अमेरिका भेज दूं, क्या आपका प्रॉपर्टीज़ बदल जाएगा, आपकी लंबाई चौड़ाई बदल जाएगी? ठीक है, तो अभी दिखेगा जितना रेटिंग है, चाहे रिफर्ड कर लो इधर से उधर, रेटिंग जो है वो फिक्स्ड है तो फिक्स रहेगा। अब से एक याद हो, ठीक है ना। तो देखो आपको दिख गया पावर, अब जाके फाइनली हुआ कि काउंटर एमएमएफ आने के बाद ही जो प्राइमरी पावर है वो सेकेंडरी पावर में जाएगा। तो प्रैक्टिकल में E1 I1 इज इक्वल टू द E2 I2 होता है, लेकिन अगर कोई कह दे आइडियल है तो आइडियल फ्रॉम दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन से अगर आइडियल कोई कहे कि आइडियल है हमारा ट्रांसफार्मर, तो आइडियल है तो आप कह सकते हो किताबों में लिखा रहता है V1 I1 इज इक्वल टू द V2 I2, दैट्स मीन जो पावर प्राइमरी में आया है वही पावर सेकेंडरी में डिलीवर्ड हो जाएगा। नेवर पॉसिबल, लेकिन ये आइडियल ही है, आइडियल कहोगे तब, उसके पहले ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर है ना? ओके, कोई डाउट है किसी को? और हमेशा याद रखिएगा द इंस्टेंटेनियस पावर इनपुट इनटू द प्राइमरी इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस पावर आउटपुट फ्रॉम द सेकेंडरी, इसको हमेशा याद रखिएगा। ओके, अब शेख यादव गोरे तो हो जाओगे, लेकिन तुम्हारी लंबाई चौड़ाई ऐसा थोड़े ना कि यहाँ वहाँ जाओगे खींच के सब बड़ा कर देंगे। ठीक है, तो गोरे हो जाना, लेकिन परफॉर्मेंस थोड़े ना बदल जाएगी, आपके पैरामीटर थोड़े ना बदल जाएंगे, आपका जितना पावर है वही रहेगा। प्रफुल्ल विश्वकर्मा, अभी देखो इस पर डिस्कस करते हैं, यहीं आने वाला हूँ मैं, तो ध्यान से देखिएगा इधर। हमेशा ये याद रखिएगा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, आज इसको मैं यहीं पे क्लियर कर दे रहा हूँ फिर से। देखो ट्रांसफार्मर जैसे ही आपके पास आए तो सबसे पहले आप उसको के बराबर उसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकालिएगा LV/HP। ध्यान से, अगर LV/HP का मान 0.5 एंड एबव आ जाए, ठीक है, तो उसी समय इसको डिक्लेयर करिएगा दिस वन इज अ ऑटो ट्रांसफार्मर। क्लियर है ना? ऑटो ट्रांसफार्मर, ओके, जिसका LV/HP का मान 0.5 एंड एबव आए तो एट वंस उसको डिक्लेयर कर दीजिएगा ये ऑटो ट्रांसफार्मर होगा। ऑटो ट्रांसफार्मर सिंगल वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर, ठीक है, सिंगल वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर होगा। ओके, और V1 इज़ द HV1 एंड V2 इज़ द LV1। तो जैसे ही होगा तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अब बदल गया, तो ऑटो का जो हो जाएगा V2/V1 हो जाएगा। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा, दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। और जैसे ही के बराबर आपका आए 0.5 एंड बिलो, 0.5 के बिलो आ जाए, बिलो द 0.5 आए, .5, ओके, तो 100% ये 2 वाइंडिंग के होंगे, 2 वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर होगा। ठीक है, एंड ये इसका एक वाइंडिंग होगा जिसको हम लोगों ने HV कहा, और ये V1 हो गया, एंड ये आपका हो गया सेकेंडरी वाइंडिंग जिसको हम लोगों ने V2 वोल्टेज रेटिंग से दिखाया, और ये LV हो गया। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इसका K हो जाएगा HV/LV, दैट्स मीन V1/V2। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, देयरफॉर कोई किताब आप देखिएगा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो V2/V1 यूज़ किया है, कोई बुक V1/V2 यूज़ किया है, तो दोनों सही हैं। अब किताब वाला फाइनल नहीं कर रहा कि हम ऑटो के लिए लिख रहे हैं कि हम 2 वाइंडिंग के लिए रहे हैं। तो जैसे अब देखो यहीं पे क्लियर हो जाएगा, 132/33 का है,
ठीक है। 132/33 है, ये आपका क्या होगा, इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ध्यान से देखिएगा। इसका अगर हम के वैसे ही निकाले तो LV 33 होगा और HV 132 होगा, तो कितना हो जाएगा ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 0.25। इसका मतलब 0.5 के नीचे आ रहा, तो देयरफॉर इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होगा, ये पहला तो 2 वाइंडिंग का होगा, क्लियर हो गया। प्राइमरी अलग वाइंडिंग होगी, सेकेंडरी अलग वाइंडिंग होगी, दे आर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड। एंड इसका के का मान अब होगा HV/LV, और HV दैट्स मीन इज V1/V2 और दिस वन इज इक्वल टू द 4। ठीक है। अब देखो एक दूसरा एग्जांपल लें हम, अगर एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं हमारे पास, जो हम देखते हैं 220/132 kV के ट्रांसफार्मर्स हैं, तो इनका अगर हम के ऐसे ही देखें तो 132/220 LV/HV दैट्स मीन 0.6 आ रहा, तो 100%। अब देखो ये क्लियर हो गया कि ये जो ट्रांसफार्मर होगा ये सिंगल वाइंडिंग का होगा, तो इसका के बराबर हो जाएगा 132/220 ही होगा, क्लियर है। 10 में इसका हो जाएगा 0.6। ओके, कोई कंफ्यूजन? कोई दिक्कत है किसी को? तो सेम एज ठीक है। तो कोई कोई किताब देखोगे आप लिखा आएगा V1/V2 इज इक्वल टू द I2/I1 इज इक्वल टू द N1/N2 इज इक्वल टू द 1/K। वही है, LV/HV को उन्होंने चेंज कर दिया है, कहीं पे LV/HV यूज़ किया है, किसी ने HV/LV यूज़ किया। तो आप इसको दिमाग में हमेशा अपने के लिए रख लो कि कभी कन्फ्यूज़न होगा ही नहीं, कि सबसे पहले LV/HV करिए और उसका देख लीजिए, अगर 0.5 से ज़्यादा है तो समझ जाइए ऑटो बनेगा, और ऑटो का जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होगा वो ऑलवेज LV/HV होगा। लेकिन अगर 2 वाइंडिंग है तो उसका आपका HV/LV होगा। ठीक है। तो कहीं आपको V1/V2 मिलेगा और कहीं आपको V1/V2 मिलेगा। ऑटो ट्रांसफार्मर का LV/HV ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ओके, तो आपको दिख जाएगा, सब जगहों पे दिखेगा, क्लियर। अगर याद करिएगा, अगर पावर ग्रिड का एग्ज़ाम दे रहा हो, पावर ग्रिड, तो पावर ग्रिड में सब के सब ऑटो ट्रांसफार्मर हैं, पावर ग्रिड में सब ऑटो ट्रांसफार्मर हैं, तो इनका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बराबर V2/V1 होगा, क्लियर है ना, V2/V1 होगा। और यूपी PCL का एग्ज़ाम दे रहा हो तो डिस्ट्रीब्यूशन में आपका डिस्ट्रीब्यूशन साइड में ही ज़्यादा ये क्वेश्चन अराइज करते हैं, इसका के का मान हो जाएगा V1/V2, क्लियर है ना। ओके, तो धर्मेंद्र कुमार बिस्को, अगर सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट एंड सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है तो ट्रांसफार्मर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिएगा, लॉसेस चेंज हो जाएंगी, लॉसेस चेंज हो जाएंगी, इनकी EMF चेंज होगा, वोल्टेज कांस्टेंट रखे, अच्छा वोल्टेज कांस्टेंट रखा है तो ऑपरेटिंग फ्लक्स डेंसिटी चेंज होगी, ऑपरेटिंग फ्लक्स डेंसिटी चेंज होगी तो आपका कोर लॉसेस पे इफेक्ट पड़ेगा, देखेंगे उस आगे मिलेगा अभी। ओके, कितना टाइम है? नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, जो अभी आप लोग डिस्कस कर रहे थे। तो नेक्स्ट इज द इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो आपको पता है ट्रांसफार्मर जो है वो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है, दिस वन इज़ अ मैग्नेटिकली कनेक्टेड है, एक वाइंडिंग से दूसरे वाइंडिंग में।
अगर वो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होता तब तो हम सीधे सीधे उसको सीरीज़ या पैरेलल का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं ना, कि इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है तो हमें समझ में आ जाता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी के जो पैरामीटर्स हैं वो सीरीज़ में है कि पैरेलल में है, ये सब हमारे पास आ जाता। ओके, बट यहाँ पे जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो सेकेंडरी वाइंडिंग है, दिस वन इज मैग्नेटिकली कपल्ड है, ठीक है, और हर एक पैरामीटर कॉस्केडेड में जुड़ा हुआ है, क्योंकि पावर करंट को डिलीवर करने के लिए, सेम करंट डिलीवर करने के लिए हम लोग सीरीज़ में सब कुछ यूज़ करते हैं, सेम वोल्टेज को डिलीवर्ड करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग पैरेलल में सब कुछ यूज़ करते हैं, लेकिन पावर एंड एनर्जी को डिलीवर्ड करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग कॉस्केडेड कनेक्शन यूज़ करते हैं। तो ट्रांसफार्मर से हम एनर्जी या पावर ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो देयरफॉर यहाँ पे सब कॉस्केडेड है। तो अभी यहाँ हमें नहीं पता है कि सीरीज़ में है कि पैरेलल में है, तो ना हम तो एडिटिव नेचर यूज़ कर सकते हैं, ना तो हम वहाँ पे पैरेलल का नेचर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जानना पड़ेगा कि कैसे हम इम्पीडेंस को ट्रांसफॉर्म करेंगे, और इम्पीडेंस को ट्रांसफॉर्म एक साइड से दूसरे साइड में ट्रांसफॉर्म करके कैसे हम उसका एक छोटा सा मॉडल बनाएंगे। और जब तक हम छोटा सा मॉडल नहीं बना पाएंगे तब तक हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे और ट्रांसफार्मर का परफॉर्मेंस भी नहीं निकाल पाएंगे कि इसमें कितना शॉर्ट सर्किट करंट होगा, कितना वोल्टेज रेगुलेशन होगा, कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, ओके, और परफॉर्मेंस कितना होगा, लॉसी कितना होगा, कॉपर लॉस कितना होगा, ये सब नहीं निकल के आ पाएगा आपके पास। तो देयरफॉर इन सब को पता करने के लिए रेगुलेशन कितना होगा, लॉस कितना होगा, परसेंटेज इम्पीडेंस कितना होगा, कब रेगुलेशन मैक्स होगा, कब रेगुलेशन मिन होगा, पावर फैक्टर फुल लोड पे कितना होगा, ये सब तब तक आप नहीं बता पाओगे जब तक आप उसके इम्पीडेंस को ट्रांसफॉर्म करना नहीं सीखोगे। और ट्रांसफॉर्म करना दैट्स मीन या तो प्राइमरी को सेकेंडरी में साइड में बदल के आप छोटा सा मॉडल बनाइए, या सेकेंडरी को प्राइमरी साइड में बदल के आप उसका छोटा सा मॉडल बनाइए, ठीक है। तो अभी हम इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन करना चाह रहे हैं केवल और केवल लोड का, उसके बाद हम लोग बाइंडिंग का भी करेंगे, बाइंडिंग के भी पैरामीटर्स को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो देखो ये आपके पास एक ट्रांसफॉर्मर था, ये आपके पास एक ट्रांसफॉर्मर है जिसका प्राइमरी साइड V1 से इनर्जाइज है, ठीक है, एंड सेकेंडरी साइड में जो वोल्टेज है वो V2 है, एंड लोड का इम्पीडेंस, अब देखो लोड को ही केवल ट्रांसफॉर्म पहले करेंगे, तो जैसे लोड ट्रांसफॉर्म होगा वैसे ही बाइंडिंग के पैरामीटर भी ट्रांसफॉर्म होंगे। तो ये मान लिया कि आपका लोड जो है उसका इम्पीडेंस Z2 है, ठीक है, और लोड के क्रॉस जो वोल्टेज है वो V2 है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में N1 है, सेकेंडरी में N2 है, ओके, प्राइमरी में N1 है और सेकेंडरी में N2 है, ओके। कोई कन्फ्यूज़न है तो पूछिएगा ज़रूर। तो अब देखो इस Z2 को हमें ट्रांसफॉर्म करना है प्राइमरी साइड में। तो प्राइमरी साइड में अगर इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है तो हमने फॉर्मूले डिराइव कर लिए, अभी के अभी पहले डिफाइन कर लिया है कि प्राइमरी में जो टोटल करंट होगा काउंटर एमएफ पे काम कर रहा था I1 हो जाएगा, एंड सेकेंडरी में आपका I2 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ Z2 इज़ गिवन बाय द, आपको पता है, V2 अपॉन I2। लोड इम्पीडेंस इज़ गिवन बाय द PD अक्रॉस द लोड एंड करंट फ्लोइंग फ्रॉम द लोड। तो Z2 इज़ गिवन बाय द V2 अपॉन I2। कोई डाउट है किसी को? एंड फॉर अ ट्रांसफॉर्मर when operated on ideal condition, आइडियल कंडीशन पे ये काम कर रहा है। तो आपको पता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो V1 अपॉन V2 इज़ गिवन बाय द N1 अपॉन N2 इज़ गिवन बाय द I2 अपॉन I1, ओके। तो फ्रॉम दिस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से हम लोग V1 निकाल सकते हैं। V1 इज इक्वल टू द N1 अपॉन N2 मल्टीप्लाइज बाय द V2, एंड I1 निकाल सकते हैं N2 अपॉन N1 मल्टीप्लाइड बाय द I2, ओके। तो V1 इज गिवन बाय द N1 अपॉन N2 इंटू V2 फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से, एंड I1 is given by the N2 upon
N1 मल्टीप्लाइड बाई द I2। ओके, तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू द, इनका ट्रांसफॉर्मेशन क्योंकि हम प्राइमरी साइड में रेफर करना चाह रहे हैं, तो V1 अपॉन V2 इज गिवन बाई द, V1 अपॉन I1 इज गिवन बाई द इम्पिडेंस, प्राइमरी साइड में हम रेफर कर रहे हैं, तो V1 अपॉन I1 इज गिवन बाई द V1 का मान हो जाएगा N1 अपॉन N2 मल्टीप्लाइड बाई द V2, एंड I1 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा N1 अपॉन N2 मल्टीप्लाइड बाई द I2। कोई डाउट? एंड अगेन इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई द V2 अपॉन I2। ओके, तो ध्यान से फिर से देखिएगा, V1 अपॉन I1 इसका मैग्नीट्यूड आपके सामने आ गया N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाई द V2 अपॉन I2। ओके, एंड V2 अपॉन I2 आपने देखा अभी, दिस वन इज इक्वल टू द Z2, दैट्स मीन V1 अपॉन I1 इज इक्वल टू द N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई द Z2। ठीक है, ओके, एंड दिस वन इज लेट्स मान लिया दिस वन इज इक्वल टू द Z2 डैश, दैट्स मीन Z2 डैश इज इक्वल टू द N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई द Z2, दैट्स मीन N1 अपॉन N2 अगर हम K मान लें तो इसमें K स्क्वायर Z2। इसका मतलब अगर Z2 सेकेंडरी बाइंडिंग के तरफ था तो ये प्राइमरी साइड में जाएगा, दैट्स मीन V1 अपॉन I1 से कन्फाइंड होगा, तो इसका मान हो जाएगा K स्क्वायर Z2। कोई दिक्कत है किसी को? कोई कंफ्यूजन है? सेम एज या सिमिलरली आप यू कैन राइट Z1 डैश इज इक्वल टू द N2 अपॉन N1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द Z1, दैट्स मीन 1 अपॉन K स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द Z1। तो देखो आपके सामने प्रूव्ड हो गया कि अगर सेकेंडरी इम्पीडेंस Z2 है, अगर उसको हम प्राइमरी साइड रेफर करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा K स्क्वायर Z2, सेम एज अगर प्राइमरी इम्पीडेंस Z1 है और इसको हम सेकेंडरी साइड में रेफर करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा Z1 अपॉन K स्क्वायर। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट हो तो फिर पूछिए। तो देखो अपने आप समझना, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बदल के आप इम्पीडेंस बदल सकते हो, K का मैग्नीट्यूड बदल के आप इम्पीडेंस बदल सकते हो। दैट्स मीन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ कर रहे हो और मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र प्रिंसिपल पे काम कर रहे हो तो आपने पढ़ा है सोर्स इम्पीडेंस मस्ट बी इक्वल टू द लोड इम्पीडेंस। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप इम्पीडेंस मैच कराना चाह रहे हो तो K का वेरिएबल वैल्यू होना चाहिए, और K का वैल्यू वेरिएबल तभी हो सकता है जब टर्न्स चेंजेबल हो। दस मीन वहाँ पे आप जो ट्रांसफॉर्मर यूज़ करोगे टैप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर यूज़ करोगे, और टैप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर के हेल्प से आप इम्पीडेंस को वेरी करा के मैच करा सकते हो कि लोड इम्पीडेंस इक्वल टू द सोर्स इम्पीडेंस, और ऐसे कंडीशन पे आपका पावर जो होगा उसकी डिलीवरी मैक्सिमम होगी। ओके, कोई डाउट है किसी को इम्पीडेंस ट्रांसफ़र करने पे कि जो लोड हमारा था सेकेंडरी वो प्राइमरी साइड में रेफर्ड हो गया है? किसी को डाउट हो तो क्लियर करिए। हेलो, एनी डाउट? अभिषेक यादव, कोई डाउट हो तो पूछिएगा।
शिवम अस्थाना, एनी डाउट? धर्मेंद्र विश्वकर्मा, कोई डाउट हो तो पूछिए। तो इम्पीडेंस का ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास मिल गया है, तो क्लियर हो गया आज के बाद कि ट्रांसफॉर्म करेंगे अगर हम इम्पीडेंस को तो ये होगा। दैट्स मीन सेकेंडरी इम्पीडेंस अगर प्राइमरी साइड में रिफर्ड हो रहा तो एक काम करते हैं, एक कॉलम बना लेते हैं और सबके मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। तो सेम एज अगर आपका रेजिस्टेंस रेफर्ड हो रहा, वो ध्यान दीजिएगा। जैसे आपका बाइंडिंग के पैरामीटर अब हम लोग दिखाने चल रहे हैं, और बाइंडिंग के पैरामीटर दिखा के हम दिखाना चाह रहे हैं आपको कि अगर ये इधर रेजिस्टेंस रेफर्ड हो या इंडक्टेंस इस साइड से उस साइड में रेफर्ड हो तो क्या उस पर इफेक्ट पड़ेगा मैग्नीट्यूड पे। तो अब आ जाइएगा, अभी लोड का हमने दिखाया था, अब देखो अब बाइंडिंग के पैरामीटर ले रहे हैं, ध्यान से मैग्नीट्यूड याद रखिएगा। आई नॉट आपका मैग्नेटिक कंपोनेंट है, तो जो मैग्नेटिक रेजिस्टेंसेस या रिलेक्टेंसेस होंगे वो आई नॉट के अकॉर्डिंग होंगे। एंड आई वन डैश ये प्राइमरी वाइंडिंग के पैरामीटर्स डिफाइन किए जाएंगे आई वन डैश से, और प्राइमरी जो करंट है वो अल्टरनेटिंग है, समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, इसका मतलब L1 भी होगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ करंट है तो R1 भी होगा। L1 को हम लोग XL1 से दिखाते हैं या केवल X1 से ही दिखा देते हैं ट्रांसफॉर्मर में। सेम एज I2 जो करंट है दिस वन सेकेंडरी वाइंडिंग का पैरामीटर डिफाइन करेगा। एक बार आपका ट्रांसफॉर्मर बन गया तो उसका R और X फिक्स हो गया, ठीक है, जिसमें हम डिज़ाइन करते हैं तो ये X2 से हो जाएगा और R2 से हो जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी करंट ऑल्सो वेरिएबल है, समय के साथ करंट बदल रहा है, AC है, तो इंडक्टेंस भी होगा, उसके साथ साथ रेजिस्टेंस भी होगा। तो नाउ द सर्किट डायग्राम अगर इसका हम डिज़ाइन करें, ऑफ ट्रांसफॉर्मर डिज़ाइन कर रहे हैं हम लोग, तो लेट अस सी, आप देखिए इधर दिस वन इज द प्राइमरी वाइंडिंग का, ये इंडक्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, एंड दिस वन इज अ सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है और इंडक्टेंस है। ये यहाँ प्राइमरी वाइंडिंग में EMF इंड्यूस E1 एंड नंबर ऑफ टर्न्स N1, सेकेंडरी वाइंडिंग में EMF इंड्यूस E2 एंड नंबर ऑफ टर्न्स N2, एंड लोड करंट या सेकेंडरी वाइंडिंग का करंट इज गिवन बाय द I2 एंड लोड इम्पीडेंस इज गिवन बाय द ZL मान लिया, ठीक, एंड the core component is given by the RE, this one is the AD current, and this one is the XE, this one is the hysteresis component, and ये आपका हो गया core component, this one is the I1 and this one is the I1 dash, और यहाँ से I1 करंट पास हो रहा, ठीक। तो अभी हम बाइंडिंग पैरामीटर्स रिफर कर रहे हैं, और बाइंडिंग पैरामीटर्स फुल लोड करंट पे डिपेंडेंट है, ठीक है, और नो लोड करंट लगभग आपका 1% या बहुत उससे कम है, तो देयरफॉर दिस वैल्यू को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो एक काम कर सकते हैं कि कोर कंपोनेंट को हम लोग नेगलेक्ट करके सर्किट से रिमूव कर सकते हैं। तो अगर इसका अगेन हम लोग सर्किट मॉडल बनाएंगे तो ये रेजिस्टेंस हो गया, ये इंडक्टेंस हो गया, ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई,
इसको बहुत जल्दी ख़त्म करते हैं हम लोग, क्योंकि बार बार सर्किट बनाना टाइम वेस्टेजेस होगा। ये सेकेंडरी हो गया, ये लोड आपका हो गया, ये ZL हो गया, ये आपका R2 हो गया, ये आपका X2 हो गया, ये E2 हो गया, यहाँ पे N2 नंबर ऑफ टर्न्स, ये N1 हो गया, और E1 हो गया, यहाँ पे R1 हो गया, यहाँ पे X1 हो गया, एंड सप्लाई वोल्टेज इज गिवन बाय द V1 हो गया। ठीक है, और लोड के क्रॉस का वोल्टेज V2 हो गया। ठीक, तो देखो अब हम चाह रहे हैं कि यहाँ से रेजिस्टेंस भी रिफर्ड हो जाए एंड इंडक्टेंस भी रिफर्ड हो जाए। तो ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे हो रहा। और यहाँ पे हमने नो लोड कंपोनेंट या कोर कंपोनेंट को इग्नोर किया है या नेगलेक्ट किया है। ओके, इग्नोर किया है या कह सकते हैं नेगलेक्ट किया गया। तो ध्यान से देखना R2 का काम क्या है सेकेंडरी वाइंडिंग में। अब देखो हम चाह रहे सबसे पहले सेकेंडरी पैरामीटर्स रेफर्स टूवर्ड्स द प्राइमरी साइड में हम इसको रेफर्ड करना चाह रहे हैं। ओके, तो R2 को हम प्राइमरी साइड में लेके जाना चाह रहे हैं। देखो R2 का वर्क क्या था, सेकेंडरी साइड में R2 क्या कर रहा था, I2 स्क्वायर R2 लॉस दे रहा था। ठीक है, अब देखो इसको हम केवल सर्किट सिंप्लीफाइड करने के लिए प्राइमरी साइड रेफर कर रहे हैं। तो जितना लॉस यहाँ पे हो रहा था, जितना ये डिज़ाइन था, उतना ही लॉस इसको प्राइमरी में होना चाहिए। दैट्स मीन जब इधर से हम R2 को प्राइमरी साइड में रेफर कर रहे हैं, मान लिया रेजिस्टेंस R2 डैश हो गया है, तो लॉस उतना ही होना चाहिए। दैट्स मीन I2 स्क्वायर R2 मस्ट बी इक्वल टू द I1 स्क्वायर R2 डैश, क्योंकि जैसे ये प्राइमरी साइड में रेफर्ड होगा वहाँ करंट I1 मिलेगा, लेकिन लॉस मस्ट बी द सेम। तो देखो अपने आप आ गया व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द R2 डैश। तो R2 डैश दैट्स मीन इज गिवन बाय द I1 स्क्वायर अपॉन I2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई द R2। दैट्स मीन वैल्यू आ गई आपके पास कि सॉरी I2 अपॉन I1 का स्क्वायर। तो I2 अपॉन I1 दैट्स मीन K एंड दिस वन इज इक्वल टू K स्क्वायर R2। तो देखो आंसर मिल गया कि अगर सेकेंडरी रेजिस्टेंस आप प्राइमरी साइड में रेफर कर रहे हो तो उसका मैग्नीट्यूड अब R2 ना लिख के K स्क्वायर R2 लिखना पड़ेगा। सेम एज X2 का अगर हम बात करें तो X2 क्या कर रहा था, रिएक्टिव पावर लॉस दे रहा था। ठीक है, तो I2 स्क्वायर X2, अब इसको हम प्राइमरी साइड रेफर कर रहे हैं, तो मान लिया इसका X2 डैश हो गया है, लेकिन वहाँ करंट हमें कितना मिल रहा, I1 मिल रहा था, I1 स्क्वायर, ये रिएक्टिव पावर लॉस सेम होना चाहिए। तो अंडरस्टूड हो गया हमारे पास X2 डैश इज गिवन बाय द I2 स्क्वायर अपॉन I1 स्क्वायर इज गिवन बाय द X2। दैट्स मीन दिस वन इज इक्वल टू द K स्क्वायर R2। ओके, एनी कन्फ्यूज़न, कोई दिक्कत हो तो पूछिए, आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो हमारे सामने आ गया, जब सेकेंडरी को हम प्राइमरी साइड रेफर कर रहे हैं तो K स्क्वायर है, तो सेम रिवर्स हो जाएगा जब हम प्राइमरी को रेफर करेंगे सेकेंडरी साइड में। तो अब देखो हम लोग फॉर्मुलेट कर सकते हैं, हम एक जगह सबका टेबल बना सकते हैं। तो अभी सबसे पहला हम लोग कर रहे हैं सेकेंडरी रिफर्स टूवर्ड्स द प्राइमरी। ओके, कि सेकेंडरी प्राइमरी साइड रेफर्ड हो रहा, तो ध्यान से देखना आपका Z2 जो है ये K स्क्वायर Z2 हो जाएगा, R2 जो है ये K स्क्वायर R2 हो जाएगा, X2 जो है ये K स्क्वायर X2 हो जाएगा, V2 जो है ये K V2 हो जाएगा फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, I2 जो है ये I2 अपॉन K हो जाएगा। ठीक है, एंड ZL इक्वल टू द K स्क्वायर ZL हो जाएगा। ओके, दिस वन इज द सेकेंडरी रिफर्स टूवर्ड्स द प्राइमरी। नाउ प्राइमरी रिफर्स
towards secondary. ओके, तो Z1 है यहाँ पे, सेम रिवर्स आप पैरामीटर यूज़ करोगे तो Z1 अपान के स्क्वायर हो जाएगा। R1 आपका R1 अपान के स्क्वायर हो जाएगा। X1 आपका X1 अपान के स्क्वायर हो जाएगा। V1 आपका V1 अपान के हो जाएगा। I1 आपका के I1 हो जाएगा। एंड Z यहाँ पे L है ही नहीं, लोड नहीं है, तो बस यहाँ तक आपका प्राइमरी सेकेंडरी में रिफर्ड होगा तब कितना मैग्नीट्यूड हो जाएगा, या सेकेंडरी प्राइमरी और प्राइमरी सेकेंडरी में रिफर्ड होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो रिमेंबर द पॉइंट, जो भी पैरामीटर हैं, चाहे इधर से आप उधर करिए, चाहे प्राइमरी से सेकेंडरी, चाहे सेकेंडरी से प्राइमरी, उनकी परफॉर्मेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। तो रेजिस्टेंस यूज फॉर द रेजिस्टिव लॉस एंड इंडक्टेंस यूज फॉर द इंडक्टिव लॉस, तो इनके पैरामीटर में कोई चेंजेस, परफॉर्मेंस में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो उसी परफॉर्मेंस से हमने डिराइव कर लिया है। दैट्स मीन Z2 अगर प्राइमरी साइड में जा रहा तो के स्क्वायर Z2 हो जाएगा, तो उसका परफॉर्मेंस चेंज नहीं होगा। ओके, ओके, कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन हो तो क्लियर करिए यहीं पे। तो जब तक आपको ये रेफरिंग नहीं आएगा तब तक आप किसी भी ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट मॉडल नहीं बना पाओगे, और जब तक इक्विवेलेंट मॉडल नहीं बनाओगे तब तक उस पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर का आपको रेगुलेशन निकालना नहीं आएगा, उस पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर का प्रतिशत इम्पीडेंस निकालना नहीं आएगा, उस पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर का परफॉर्मेंस इफ़िशियंसी निकालने नहीं आएगा, व्हाट इज़ द लॉसेस होंगी वो नहीं निकालने आएगा, व्हाट इज़ द शॉर्ट सर्किट करंट होगा वो नहीं निकालने आएगा। तो रेफरिंग की ज़रूरत पड़ती है। रेफरिंग इसीलिए ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि ट्रांसफार्मर कास्केडेड में जुड़ा है, ये इलेक्ट्रिकली जुड़ा नहीं है। अगर इलेक्ट्रिकली जुड़ा होता तो हमारे पास, हम लोग बेसिक में ही रट चुके हैं कि सीरीज़ में है तो एडिटिव नेचर का हो जाएगा, और पैरेलल में होगा तो उसका आपका 1/Z इक्विवेलेंट इज इक्वल टू द 1/Z1 प्लस 1/Z2 ऐसे कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड प्राइमरी सेकेंडरी नहीं है, तो आपको रिफर्ड करना पड़ेगा। और रिफर्ड करने का तरीका आपको मिल गया कि कैसे हम सेकेंडरी को प्राइमरी में रिफर्ड करेंगे या प्राइमरी को सेकेंडरी में रिफर्ड करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल अब स्टडी करेंगे। बहुत अच्छे से चल रहा, कोई डाउट है किसी को तो आप उसको पूछ लीजिए। आपको इस तरह से आप पढ़ाई कर लो कि जिससे आपको कभी दिक्कत ना हो, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने में कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। ओके, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए। कोई कंफ्यूजन है किसी को? धर्मेंद्र कुमार, अभिषेक यादव, ब्रजेश, अमरेश, किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो पूछिए। प्रफुल्ल विश्वकर्मा, वीरेंद्र, अरविंद, जयप्रकाश, अजय प्रकाश, जयप्रकाश, शिवम अस्थाना, राहुल यादव, कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो तो क्लियर करिए। अभी इसके आगे हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल बनाएंगे, उसके बाद हम लोग टेस्टिंग करेंगे, फिर हम लॉस कंपोनेंट निकालेंगे। हाँ प्रदीप कुमार, आपके सामने मैं लिख तो दिया था कि अगर ऑटो ट्रांसफार्मर है तो वहाँ का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो LV/HV होगा, और जब ये 2 वाइंडिंग है तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बराबर HV/LV होगा। लिखा था उसी से पहले। ठीक है, तो ओके एट ऑल हम बंद करते हैं। ठीक, थैंक यू।